ओके डियर स्टूडेंट, आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ कैविटी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैक्स प्लांक्स के आइडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसे यूं भी कहा जाता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और मैक्स प्लांक एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे पहले जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम था, एक्सपेरिमेंटल कर्व जो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग डिफरेंट वेवलेंथ, उसमें क्लासिकल फिजिक्स के मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी डेवलप की और इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, बट डिफरेंट साइंटिस्ट वर फेल टू एक्सप्लेन complete spectrum of black body radiation, in which रैले जीन ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया था कि जब हम ब्लैक बॉडी को हीट अप करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है और उसके ऑसिलेशन की वजह से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एमिट होती हैं, और आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग बाय द इनर वॉल्स ऑफ द कैविटी दे फॉर्म ए पैटर्न ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, और कैविटी से जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वेव्स हैं। और उसने एक फार्मूला बनाया, जब उस फार्मूले के अंदर डिफरेंट वैल्यूज ली गई तो वो वैल्यूज लॉन्गर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन कर रही थी, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसी तरह सेकंड अटेम्प्ट की गई, वीन्स ने एक फार्मूला डेवलप किया थर्मोडायनामिकली, थर्मोडायनामिक इफेक्ट्स मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए, और एक फार्मूला डेवलप किया, लेकिन उस फार्मूले से जो वैल्यूज ऑब्टेन की गई तो वो वैल्यू शॉर्टर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन करती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। अब 1900 में मैक्स प्लांक्स ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, और वो इशारा करता है, बल्कि उसने डिफरेंट पास्टुलेट दिए। फर्स्ट पास्टुलेट ये था कि द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स दैट मेड अप द वॉल्स ऑफ द कैविटी behave like a simple harmonic oscillator or electromagnetic oscillator, are they treated to be a tiny pendulum, के एटम और मॉलिक्यूल्स जो कैविटी की वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं दे ट्रीटेड टू बी हार्मोनिक ऑसिलेटर जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम, कि जिस तरह सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है, फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स एनर्जी होती है। तो ये जो ब्लैक बॉडी की वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करने वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेसिकली क्या हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर भी कह सकती हो। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पोस्टुलेट में कहता है कि ईच ऑसिलेटर ऑसिलेट विद सर्टेन फिक्स फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ विच रिमेन क्वांटाइज्ड, कि हर ऑसिलेटर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है जिसकी एनर्जी क्या रहती है? क्वांटाइज्ड होती है, और उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज है। यानी ऑसिलेटर की एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट वैल्यू है। तो क्या रिलेशन बनता है कि द एनर्जी, द क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन by the vibrating atoms, by the vibrating molecules. यानी E is directly proportional to F and E is equal to HF. So where H is a constant of proportionality, which is the ratio of energy and frequency, and this constant of proportionality is given the name Planck constant, whose value 6.64 10 power minus 34 joule second. अब मैं इस कांस्टेंट की फिजिक्स बाद में लेटर ऑन बताता हूं। तो ऑसिलेटर फिक्स एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रही है। तीसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि एज लॉन्ग एज ऑसिलेटर रिमेन इन एनी वन ऑफ द फिक्स्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट, क्वांटम एनर्जी स्टेट, ऑर्बिटल स्टेट, इट डज नॉट गेन और एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कि जब तक ऑसिलेटर अपनी फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में ऑसिलेट कर रहा है क्वांटाइज्ड एनर्जी के साथ, ना तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है और ना ही एमिशन ऑफ एनर्जी होती है। यानी ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी एमिट करता है। पॉइंट को समझना है। चौथा पोस्टुलेट ये है कि द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन ऑसिलेटर चेंजेस इट्स क्वांटम स्टेट, कि जब ऑसिलेटर अपनी क्वांटम स्टेट या ऑर्बिटल स्टेट या एनर्जी स्टेट चेंज करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और एमिट भी करेगा। अब एब्जॉर्प्शन कब होगी? कि व्हेन ऑसिलेटर जंप फ्रॉम लोअर क्वांटम स्टेट टू हायर क्वांटम स्टेट, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स।
And in a similar fashion, when oscillator jump from higher energy state to lower energy state, it will emit radiation in the form of waves. कि जब ऑसिलेटर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करके आएगा, हायर क्वांटम स्टेट से लोअर क्वांटम स्टेट, ये एनर्जी लूज करेगा, इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब ऑसिलेटर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो इट मींस इसने एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है। अब ऑसिलेटर के अंदर जो की पैरामीटर, जो की फैक्टर है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करता है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के साथ अपनी अपनी ऑर्बिटल स्टेट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व करता है, जिसकी एनर्जी क्वांटाइज रहती है। इसी मैक्स प्लैंक के कंसेप्ट के तहत जब हम उसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं या उसको टेम्परेचर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो एनर्जी क्या करेगा, लाइट जो फॉल करती हैं उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर फील्ड से थर्मल एनर्जी गेन करेगा और लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है। सेम काम यहां पर भी हुआ है ब्लैक बॉडी में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है और वहां से जब वो इमिट करके नीचे आता है, जंप करके नीचे आता है, वो उसी एनर्जी को क्या करता है, इमिट भी कर देता है। अब ऑसिलेटर जो है ब्लैक बॉडी की वॉल्स को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये ऑसिलेट कर रहे हैं जस्ट लाइक पेंडुलम। क्लासिकल फिजिक्स ये कह रही थी कि क्लासिकल फिजिक्स में जितने भी ऑसिलेटर हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मास स्प्रिंग सिस्टम है या बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, जब वो ऑसिलेट करता है और उसकी एनर्जी कंटिन्यूस फ्लो करती है, उसकी एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में रेडिएट हो रही है, रिलीज हो रही है। लेट्स सपोज इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम जब मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता है तो ये इसकी मीन पोजीशन है। द टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ के एक्स स्क्वायर, यानी एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट्स सपोज इसका एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो मीन पोजीशन पे एम्पलीट्यूड 0 है, तो एनर्जी होगी 0 जूल। जब ये आस्ता आस्ता मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ना स्टार्ट करता है, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो एनर्जी इंक्रीज होगी 1 जूल। x 2 सेंटीमीटर 2 जूल, लेट्स सपोज कह रहा हूं 3 सेंटीमीटर 3 जूल, 4 जूल 5 जूल अप टू 10 जूल, तो एनर्जी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4। दिस इज कंटिन्यूस पैटर्न। तो क्लासिकल फिजिक्स में कैविटी से जो रेडिएशन एमिट हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वेव, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी थी। याद रख लो, ये बहुत की पैरामीटर है, बहुत की पॉइंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। अब मैक्स प्लैंक ये कहता है कि जब एनर्जी एटम ऑसिलेटर एनर्जी रिलीज करते हैं तो सिंगल और मिनिमम क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू HF। This is called single quantum of energy, minimum packets of energy, quanta of energy. Later on, this single quantum of energy, quanta of energy, packet of energy, given the name photon by Einstein. कि इस क्वांटम ऑफ एनर्जी को बाद में आइंस्टाइन ने क्या नाम दिया, फोटॉन का नाम दिया। तो मिनिमम एनर्जी ऑसिलेटर जो रेडिएट करते हैं उसकी वैल्यू HF है, and all other energy which is being radiated by all oscillator is integral multiple of single quantum of energy HF। यानी जो अदर ऑसिलेटर एनर्जी रेडिएट करते हैं, लूज करते हैं, वो सिंगल क्वांटम ऑफ एनर्जी की क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। इसमें n इंटीग्रल नंबर है जिसको बाद में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा गया। इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो HF, अब इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझें। ब्लैक बॉडी की जो कैविटी है, इससे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, जो लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये बेसिकली क्या चीज़ है, मैक्स प्लैंक ये कहता है ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है। लेटर ऑन इसको क्या कहा गया, फोटॉन, जिसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट है, यानी ग्रेननेस ऑफ लाइट की फॉर्म में ये एनर्जी इमिट हो रही है। अब ये जो ग्रेननेस ऑफ लाइट है, पैकेट्स है, क्वांटा है, जिसकी एनर्जी डिस्क्रीट है। अब डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल क्वांटम ऑफ एनर्जी HF, इसको हम एक एज्यूम्ड वैल्यू, एक अजम्पशन के तहत एक वैल्यू देते हैं कि लेट E इज इक्वल टू HF 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मिनिमम क्वांटम ऑफ एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अदर पॉसिबल एनर्जीज क्या होगी, देखिए n की फर्स्ट वैल्यू 1 HF, 2 HF, 3 HF, 4 HF।
अगर HF 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो व्हाट इज 2HF? 2 इंटू 2 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3HF 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4HF 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5HF 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक कि जो एनर्जी कैविटी से रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एमिट कर रही हैं उसकी पॉसिबल वैल्यूज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, 6, 8 और 10। कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2। ये क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीटनेस और ग्रेननेस ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट के डिसकंटिन्यूटी आती है इसके अंदर, एक फिक्स एनर्जी पैकेट्स के तहत जो है ना एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ कॉन्सेप्ट है जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी, बात को समझना है। द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द ऑसिलेटर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF। अभी मैंने कहा कि ऑसिलेटर जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनी टू अलाउड स्टेट, ऑर्बिटल स्टेट और क्वांटम स्टेट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिंगल क्वांटम ऑफ एनर्जी। इस चीज पे गौर करें क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है बोयर ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू अलाउड स्टेट और क्वांटम स्टेट और ऑर्बिटल स्टेट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिंगल क्वांटम ऑफ एनर्जी HF। कि जब ऑसिलेटर लेट्स सपोज एनर्जी डिफरेंस EF माइनस EI इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF, EF हायर एनर्जी स्टेट है और EI लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। अगर ऑसिलेटर फर्स्ट स्टेट में है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड स्टेट में जाता है तो EF सेकंड हो जाएगा, EI 1 हो जाएगा। तो जब वो डाउनवर्ड आएगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करके तो 2 और फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी इमिट करेगा। तो 2 और फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ इमिट होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ इमिट होगी कैविटी से। तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन ये है, E इज इक्वल टू HF, वेव वेलोसिटी इक्वेशन V इक्वल टू F लैम्डा। क्योंकि यहां पर जो वेव्स एमिट हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी c होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो c इक्वल टू F लैम्डा, तो F की वैल्यू c बाय लैम्डा। तो E इज इक्वल टू HF, F की जगह HC बाय लैम्डा। तो एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन आ गया? इनवर्स। तो जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गर होगी या ग्रेटर होगी। तो जब ऑसिलेटर 1 से 2 में जाता है तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब की और एज ए रिजल्ट रिटर्न में कम एनर्जी एमिट की। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, थर्मल एनर्जी ज्यादा देते हो तो ऑसिलेटर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और लोअर स्टेट EI से हायर स्टेट में जाता है। माइट भी E3 में चला गया, E4 में चला गया, E5 में चला गया। तो जितना एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, उतनी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन क्या हो रही है? एमिट हो रही हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और वेवलेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जब ऑसिलेटर ने लोअर क्वांटम स्टेट से ज्यादा हायर क्वांटम स्टेट तक जंप किया तो एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। और जब ऑसिलेटर ने लोअर क्वांटम स्टेट से करीब की स्टेट तक जंप किया, यानी एनर्जी गैप दो स्टेट का डिफरेंस का कम था, तो एनर्जी कम थी तो वेवलेंथ क्या थी? ज्यादा थी। तो मैक्स प्लांक ने जब ये ऑब्जर्वेशन की कि लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, वो डिपेंड करता है कि ऑसिलेटर किस क्वांटम स्टेट से जंप करके ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट में आया है। तो जब मैक्स प्लांक ने ये डेटा डेवलप किया, अपना एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला दिया, फार्मूला डेराइव किया और फार्मूला डेवलप करने के बाद उसके ऊपर वैल्यूज़ डाली, तो वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटल कर्व को क्या कर रही थी? एक्सप्लेन कर रही थी। यानी इस एक्सपेरिमेंटल कर्व में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, ये जो स्पेक्ट्रम था इसका शॉर्टर वेवलेंथ रीजन और लॉन्गर वेवलेंथ रीजन भी एक्सप्लेन हो रहा था और ये पीक पॉइंट जो है ये भी एक्सप्लेन हो रहा था। इस तरह जब उसने डेटा कलेक्ट किया तो ये जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट जो प्लैंक कांस्टेंट था, इसकी एक फिजिक्स डेवलप की। तो जो दे कि एनर्जी
और फ्रीक्वेंसी के दरमियान हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, एनर्जी वाई एक्सिस और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस के अलांग, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है क्योंकि एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। तो जब एनर्जी को वाई एक्सिस के लांग, फ्रीक्वेंसी को एफ एक्सिस के लांग, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये एक पी पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रा करें एक्स एक्सिस पे, तो जो इंटरसेप्ट होगा इसको क्यू नाम दे दें, ये एक ट्राइंगल बनती है ओ पी क्यू। तो इस ट्राइंगल में आप स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो ओपी स्ट्रेट लाइन आई है एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, तो एच बेसिकली मैक्स प्लांक ये कहता है कि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट था। अब ये स्लोप की डेफिनेशन क्या है? स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई के अलांग कौन सी क्वांटिटी है? एनर्जी, और एक्स के अलांग फ्रीक्वेंसी। तो इस स्लोप में ये कहता है कि जब ई बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। जो चेंज न्यूमरेटर में है वही चेंज डिनोमिनेटर में भी है। न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होगा, रेशो सेम रहेगी। और जब एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी। तो अब दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही है, फिर रेशो सेम है। तो इस तरह उसने जितनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ली, डेटा लिया एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, तो याद रख लो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रेशो एक कांस्टेंट नंबर आ रही थी। इस नंबर को मैक्स प्लांक ने क्या किया? प्लैंक कांस्टेंट का नाम दिया, 6.64 10⁻³ जूल सेकेंड। तो इस तरह हम कहते हैं कि प्लांक कांस्टेंट क्या है? स्लोप ऑफ एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ इमिटेड रेडिएशन। इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व का स्लोप आ जाता है। अब इस तरह ये जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी का, ये एक्सप्लेन हुआ। तो इसमें सबसे मेन और बुलेट पॉइंट क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं? टाइनी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर है। हर ऑसिलेटर एक फिक्स एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है। द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ऑसिलेटर, कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। दो बातें, जब तक ऑसिलेटर अपनी क्वांटम स्टेट में ऑसिलेट करते हैं ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना एनर्जी एमिट करते हैं। चौथी बात, एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी कब होता है? जब ऑसिलेटर अपनी क्वांटम स्टेट चेंज करते हैं, ऑर्बिटल स्टेट, एनर्जी स्टेट, यानी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं तो ऑसिलेटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और हायर क्वांटम स्टेट से लोअर क्वांटम स्टेट में आते हैं तो ऑसिलेटर एनर्जी एमिट करेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में नहीं होगा, डिस्क्रीटनेस होगा, पैकेट्स की फॉर्म में होगा। ये जो डिस्क्रीटनेस का कॉन्सेप्ट है, इस डिस्क्रीटनेस के कॉन्सेप्ट की वजह से मैक्स प्लांक की थ्योरी को सक्सेसफुली अप्लाई किया गया एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बोयर ने इसी मैक्स प्लांक के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम, रेडियो एक्टिविटी, तमाम एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लैंक थ्योरी। रेडियो एक्टिविटी, एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, वो भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन होता है मैक्स प्लैंक थ्योरी के कॉन्सेप्ट के तहत। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं, फिशन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन और अदर इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन सक्सेसफुली एक्सप्लेन होती हैं मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को सामने रखते हुए, यूटिलाइज करते हुए। तो इस तरह मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ का अवार्ड दिया गया ऑन द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन।